हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील वाला मैथ्स में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो मंथली एग्जाम अभी अभी जो सितंबर में हुआ है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे, उसके जो अभी ऑब्जेक्टिव्स है उनको देखेंगे ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 14 एवं 4 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिएगा बोल रहा है दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या y। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग क्या दिया है, 14 दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 4 है। तो यहां से देखिएगा ये y से y कट जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा और x ऑक्स मिलकर कितना बन जाएगा 2x, और बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो मतलब x का जो मान आ रहा है वो तो 9 आ रहा है, एक संख्या तो 9 आ जा रही है। तो दूसरी संख्या अगर निकालते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से अगर दूसरी संख्या निकालते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 14, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस में 9 हो जाएगा, तो y का मान क्या निकल जाएगा 5। तो एक संख्या निकल के आ रही है 5 और एक संख्या निकल के आ रही है 9। तो दोनों में हम लोग से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या है 9 है। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है पहले क्वेश्चन का वो सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं cos 30 डिग्री का मान पूछा है, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा ये हम लोग से पूछा है। तो देखिएगा ये हमेशा ही 45 डिग्री पे बराबर होंगे, और 45 डिग्री पे कौन कौन बराबर होगा, तो साइन जो है वो कॉस के बराबर होगा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होंगे। फिर टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में बराबर होंगे। फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपस में बराबर होंगे। ये सभी के सभी जो है एक दूसरे के बराबर होंगे कब, 45 डिग्री पर, यानी कि साइन कॉस आपस में बराबर, टैन कॉट आपस में बराबर, सेक कॉसेक आपस में बराबर। तो यहाँ पे साइन कॉस आपस में बराबर किया है तो वो होगा 45 डिग्री पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान बताना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन सभी ऑप्शंस को रख के चेक कर लेंगे कि किस में बराबर आ रहा है। तो ले लेते हैं क्या गिवन है, दे रहा है कि साइन 2a, ठीक है, साइन 2a दिया हुआ है और बराबर में पूछ रहा है 2 साइन a, ये कब बराबर होंगे। तो देखिएगा अगर हम a की जगह पर 0 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 गुणा में 0, और ये बराबर हो जाएगा 2 साइन 0। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये भी बन जाएगा साइन 0 के बराबर, और ये 2 गुणा में साइन 0 हो जाएगा। और हम लोग को मालूम है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और इधर बराबर में 2 गुणा में 0 करेंगे तो ये भी 0 आएगा, तो मतलब ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे ये बराबर आ जा रहा है, तो मतलब किस डिग्री पे बराबर आ रहा है, तो साइन जो है, कोण जो है वो 0 डिग्री पे दोनों के दोनों मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। कोण अगर a का मान हम 0 रखेंगे तो ये बराबर आएंगे, दूसरा कोई मान रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिएगा 5 में क्या बोल रहे हैं हम लोग से कि बिंदुओं 3,0 तथा 0,4 के बीच की दूरी है। तो देखिएगा ये दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दूरी सूत्र लिखेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है रूट अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे x2 x1 और y2 y1 क्या होता है, तो ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, जो पहला बिंदु है उसमें पहला मान जो होता है वो x1 का होता है, दूसरा मान y1 का होता है। अगर दूसरा बिंदु है तो पहला मान x2 का हो जाएगा और दूसरा मान y2 का हो जाएगा। तो यहां से x1 का मान आया 3, x2 का मान आया 0, तो बस उसी मानों को यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये रूट अंडर में x2 का मान है 0 माइनस का x1 का मान है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 का मान है यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे रख लेंगे 4, माइनस y1 का मान है 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, जोड़ देंगे तो रूट में आ जाएगा 25, और रूट में 25 रहता है तो कितना बाहर निकलता है 5। तो इस तरीके से हम लोग का 5 आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बोल रहा है मूल बिंदु से बिंदु 21,20 की दूरी क्या है। तो देखिएगा मूल बिंदु से भी दूरी निकालने के लिए वही करते हैं मूल बिंदु से दूरी होती है रूट अंडर में x² प्लस y²।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मालूम है आप लोग को कि पहला वाला जो मान होता है वो एक्स का होता है, दूसरा वाला मान वाई का होता है। तो पहले में 21 दिया है तो 21 का स्क्वायर आप लोग का क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, प्लस में दूसरा दिया है कितना 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 400। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकलेगा 841। अब 841 जो है वो होता है 29 का वर्ग, यानी कि 29 गुणा अगर हम लोग 29 करें तब जाके हम लोग को मिलता है 841। तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 29 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है, इस वाले का मतलब होता है समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो ए बी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। तो देखिएगा अगर कोई भी दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज समरूप है, जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो ध्यान दीजिएगा लोग इसमें होता क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात है ये बराबर होता है इनके भुजाओं के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, यानी कि संगत भुजा इधर ए बी तो ए बी बट्टा इधर संगत भुजा डीई तो इधर डीई, अब इनका क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, यानी कि ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बट्टा में डीई स्क्वायर बराबर, फिर इनकी संगत भुजा क्या निकल के आएगी बी सी बट्टा ई एफ, तो ये बराबर हो जाएगा फिर से बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ के स्क्वायर के, ठीक है। फिर ये भी बराबर हो जाएगा किसके, ये अब संगत भुजा इधर से ए सी या सी ए, तो इधर हो जाएगा सी ए का स्क्वायर बट्टा यहाँ पे आ जाएगा एफ डी का स्क्वायर। मतलब जो संगत भुजाओं का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो बराबर होता है उनके जो भी दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग से बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल जो है क्या होंगे, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात, ये अनुपात का ही मतलब होता है बट्टा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होगा, तो क्या होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात हो जाएगा। तो संगत भुजा क्या क्या हो जाएंगी, ए बी डीई, तो ए बी स्क्वायर डीई स्क्वायर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना एक लाइन आप लोग को याद रखना है। वैसे आप लोग को ये 6 चैप्टर में आप लोग पढ़े होइएगा लोग कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो बराबर होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो बस वहीं से ये आ गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। देखिएगा भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो फिर वही क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं, तो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ये भुजाओं का अनुपात दिया है, इनका वर्ग कर देंगे तो 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग प्रश्न संख्या 9 में क्या बोल रहे हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज, तो देखिए बोला है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दोनों समबाहु त्रिभुज है। तो देखिएगा ए बी बराबर, यानी कि समबाहु त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा बी सी के और ये बराबर हो जाएगा सी ए के, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी यू दो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो देखिएगा अभी हम लोग ने देखा था कि जो क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात कब होता है, कैसे होता है, किसमें होता है, तो जब दो समरूप त्रिभुज जब दो त्रिभुज क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं, तब उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है किसके, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो उसी चीज का हम लोग यहाँ पे सिद्ध करेंगे लोग। तो पहले क्या हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कि ये जो त्रिभुज ए बी सी और जो त्रिभुज बी डी ई है वो समरूप है कि नहीं है, तब तो हम जाके क्षेत्रफल का अनुपात बता पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों ने समरूप त्रिभुज में पढ़ा है, जो कि किसमें है, क्रम 14.5 में। तो यहाँ पे ये देखिएगा, इसको देखते हैं ये समरूप है कि नहीं है। बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज हैं,
समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज हम लोग को मालूम है कि जिसके कोणों का मान 60 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं और तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी कोण का मान 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। फिर त्रिभुज बीडीई भी समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें भी कोण का मान 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला कि ये कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई समरूप हो गए। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात का मतलब बट्टा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, ये बराबर किसके हो जाएगा? इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो संगत भुजा क्या है? ए बी, इधर ए बी संगत भुजा आ गया और इधर बीडी संगत भुजा आ गया, और इनके वर्गों यानी कि इनका वर्ग कर दिया जाए तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब यही हम लोग को पता करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अब इनका तो मान चाहिए, ए बी का मान चाहिए, बीडी का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग इन दोनों में से किसी एक का मान रख देंगे। ठीक है, दोनों को एक में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं उसके लिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जो बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु कौन है? डी है। देखिएगा बीसी का मध्य बिंदु कौन है? डी है। यानी कि ये त्रिभुज एक बनाया हुआ है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, और बोल रहा है ये जो बीसी है, बीसी का मध्य बिंदु कौन है? डी है। तो ये डी मान लेते हैं लोग मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहां से एक और त्रिभुज खींचेंगे लोग, ये मान लेते हैं ई, तब जाके बनेगा त्रिभुज बी डी ई और एक त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब ये जब मध्य बिंदु है, देखिएगा ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ? बीसी और सी डी आपस में बराबर होगा, बीडी और सी डी आपस में बराबर होगा। ठीक है, और ये ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी ये क्या था? समबाहु त्रिभुज था। तो समबाहु त्रिभुज था तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमको बीडी अगर हम मान निकाले, बीडी का मान निकाले, देखिएगा ध्यान से, ये जो बीडी है, बीडी, इस बीडी का मान निकाले तो हम क्या कर सकते हैं? 1/2 बीसी कर सकते हैं। बीसी का आधा है, क्योंकि बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये जो बिंदु डी है वो मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? जो भुजा मतलब भुजा के मध्य में हो, वैसा बिंदु जो भुजा के मध्य में हो। मध्य का मतलब एकदम बीच में, तो बीच में है, तो ये बीडी जो है वो बीसी का आधा है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? बीडी बराबर क्या लिख सकते हैं? बीसी बट्टा में 2, यानी कि बीसी का आधा। अब यहाँ पे देखिएगा बीसी जो है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, क्योंकि हम लोग को तो इसके मान के रूप में लाना है ना, तो ए बी ऊपर है तो ए बी के ही रूप में लाएंगे लोग। तो बीसी बराबर किसके है? ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग ए बी बट्टा में 2। तो बीडी का मान क्या आ गया? ए बी बट्टा में 2। तो अब यहीं पे मान रख देंगे लोग, ऊपर ए बी है तो ए बी रहने दिए, और ये जो बीडी है इस बीडी का मान आ गया ए बी बट्टा में 2 आ गया। तो ये जो 2 है सबसे नीचे जो है वो कहाँ चला जाता है? सबसे ऊपर चला जाता है। तो इसको ऊपर भेज देंगे, यहाँ के बाद से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बना रहे, इसको भेज देंगे सबसे ऊपर, तो ऊपर में चला जाएगा तो 2ab हो जाएगा, और इसके नीचे क्या बचेगा? ab बचेगा, और इनका क्या होता है? स्क्वायर, तो इनका कर दिए स्क्वायर, यहाँ पे इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ये ab से तो ab कट गया, लेकिन बच गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2/1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, अर्थात ये बन जाएगा 4:1। तो मतलब आंसर हम लोग का 4:1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आया? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या बोल रहा है? यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी 90 डिग्री तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो पहले बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। बोल रहा है समकोण त्रिभुज, यहाँ पे बना लिए एक समकोण त्रिभुज ABC। अब इसका नामकरण करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कोण 90 डिग्री बोल रहा है। तो बोल रहा है कोण ABC बराबर है 90 डिग्री, यानी कि कोण B जो है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण B आएगा, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे C आ गया। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण B 90 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है? तो AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर ये बोल रहा है। तो ये हम लोग को मालूम है, ये क्या होता है? हम लोग का लंब होता है, और ये हम लोग का कर्ण होता है, H होता है, और ये B होता है। तो P बराबर क्या होता है हम लोग का? रूट अंडर में P बराबर क्या होता है? रूट अंडर में ये H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर में क्या है? AC स्क्वायर। तो मतलब AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। BC स्क्वायर ये किसके बराबर आया? AB के बराबर आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है AB स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर, ये रूट इधर आ जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस
BC स्क्वायर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लोग। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब फिर प्रत्येक कोण 60 डिग्री और सभी भुजाएं आपस में बराबर, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो बना लेते हैं लोग, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया ABC। प्रत्येक भुजा की लंबाई बोल रहा है 2a है, तो 2a कर लिए लोग। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई होगी। प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई, देखिएगा प्रत्येक शीर्ष, तो मान लेते हैं ये एक शीर्ष है, शीर्ष का मतलब बिंदु होता है। प्रत्येक शीर्ष से आधार की लंबाई, शीर्ष से आधार की लंबाई, ये जो आधार है यहां से ये जो शीर्ष है इसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी कि इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान कैसे हो जाएगा, ये देखिएगा, ये हम लोग खींचे हैं लोग, तो ये आधा आधा हो गया है, तो ये बन गया है a और ये है 2a, और ये फिर समकोण त्रिभुज बन गया। तो जब समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो हम लोग को मान किसका निकालना है, ये लंबाई वाला। तो अभी यहाँ पे देखे लोग, यही ना होता है, तो इधर वाले का स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर में, रूट के अंदर इधर वाले का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, और फिर उसके बाद से क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस, फिर ये नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे लोग, जो अभी यहाँ पे किए थे लोग, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले का मान कितना रह गया है, केवल a रह गया है, क्योंकि ये तो काट रहा है, आधा आधा कर दे रहा है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर में से जब a स्क्वायर घटेगा तो आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर दो बार है, तो मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3a। ये जाके हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। तो हम सबको मालूम है कि घन का किनारा कैसे निकलता है, यहाँ पे आयतन बोल रहा है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब, ये जो 27 है वो किसका क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब होता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर का है। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लोग को मालूम है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुणा में a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुणा में 25, और 25 छक्के होता है 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं 14 में बोल रहा है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिएगा घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन सबको मालूम है भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया है 2744। अब इसमें भुजा का मान निकालना हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 2744 का। ठीक है, तो अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे लोग तो क्या आएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 14। तो यहां से घन का जो एक किनारा है उसका मान आया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा में भुजा स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 गुणा 14 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा ये 196, और 196 में 6 से गुणा करना है, तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 का 6 आएगा 3, फिर 6 में यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे तो 9 छके 54, 54 3 57 का हो जाएगा 7, बचेगा 5, और फिर यहाँ पे 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 और 5 मिलके बन जाएगा 11। यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है 1176, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोग को ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। क्या बोल रहा है, बोल रहा है किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे देखे थे लोग, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालना था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हाँ यहाँ पे 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखे थे लोग कि जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था तो उसका फॉर्मूला हो रहा था 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ना बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 864। तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिएगा उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो इसका मान दे दिया है 864। ठीक है, तो इधर 6 जो इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a² बराबर क्या आ जाएगा 864 बट्टे में 6 हो जाएगा, तो ये तो 6 से कट जा रहा है, काट देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, चला जाएगा तो ये 26, 6 चौको 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो फिर ये 24 और फिर 6 चौको 24 यानी कि 144 हो जा रहा है। तो a स्क्वायर है तो a बराबर रूट अंडर में 144 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो, और स्क्वायर में जब रूट में 144 होगा तो a का मान कितना निकल के आएगा 12। तो भुजा का मान 12 निकल के आया। पूछ क्या रहा है हम लोग से, आयतन पूछ रहा है। आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो इसका मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12। अब जब भुजा क्यूब करेंगे लोग तो ये 144 गुणा 12 हो जाएगा। अब 144 गुणा 12 करेंगे तो ये 12 चौको तो 48 होगा, तो 48 का 8 आ जाएगा, हासिल बच जाएगा 4, फिर 12 चौको 48, 4 52 का हो जाएगा 2, हासिल बच जाएगा 5, फिर 12 एकम 12, 5 17 हो जाएगा, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 16 की तरफ। बोल रहा है बहुलक यानी कि मोड बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर होता है बहुलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 में बोल रहा है इतना के मूल है। अब इतना के मूल पूछ रहा है यानी कि x का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें मूल हम लोग कैसे निकालते हैं लोग, तो आप लोग को बताया गया है कि मूल हम लोग को निकालने के लिए क्या करते हैं लोग, पहले a गुणा c करते हैं लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0। अब इसका मूल निकालना है तो a गुणा c करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा, 2 गुणा 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। अब इस 12 को हम लोग कुछ ऐसे तोड़ते थे लोग कि यहाँ पे इस बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते थे लोग दो भागों में, कि इसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पद आ जाए और गुणा करने पर दोनों का गुणनफल जो आया था a गुणा c आया था वो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए किस में टूटेगा, तो 4 और 3 में टूट जाएगा, यानी कि 4 में से जब 3 को घटा देंगे तब यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 4 3 12 भी आ जाएगा। तो अब इसके बाद से क्या करते थे लोग, ये 4 और 3 में टूटा, तो आप लोग को बताया था कि ये जब 4 और 3 में टूटेगा तो इसमें क्या कर देना है, इसमें जो भी x² का गुणांक होगा उससे कर देना है भाग, तो यहाँ पे कर दिए भाग, भाग करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये नहीं कटेगा तो ये एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद से क्या बताया गया था कि फाइनल आंसर अब ये करना है कि इसके चिन्ह को बदल देना है, तो ये 2 प्लस में है तो माइनस का 2, ये 3/2 माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा 3/2। तो इसका जो है मूल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -2 और दूसरा हो जाएगा 3/2, तो एक -2 दूसरा 3/2, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो 18 प्रश्न में क्या बोल रहा है, बोल रहा है -4 तथा 5 मूल वाले द्विघात समीकरण है। अब देखिएगा ये मूल दे दिया, यानी कि अल्फा और बीटा का मान दे दिया, मूल में वही ना करते हैं लोग, तो अल्फा बराबर दे दिया -4 और बीटा बराबर दे दिया 5। तो हम लोग से पूछ रहा है द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखिएगा द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो, निकालने का इसका सबसे आसान तरीका है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, फिर इधर x, ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बस इतना ही करना है। तो कर लेते हैं लोग, ये तो x² का x² आ जाएगा, माइनस में अल्फा का मान दे दिया है -4 प्लस बीटा का मान दे दिया है 5, इधर आ जाएगा x प्लस में अल्फा का मान दे दिया है -4 गुणा में बीटा का मान दे दिया है 5, ये सॉरी ये 20 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, ये इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 20 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे x प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि -4 गुणा में 5। ठीक है, अब इसको हल करेंगे लोग तो ये x² हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे जब घटाएंगे इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को लिखते नहीं है तो केवल एक x हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा और 4 5 आ जाएगा 20 और ये बराबर में कर लेंगे लोग 0। तो मतलब जो द्विघात समीकरण है वो क्या बन के आया, x² माइनस x माइनस का 20, x² माइनस x माइनस का 20। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 में क्या बोल रहा है कि साइन 53 डिग्री बट्टा कॉस 37 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे 53 डिग्री है, यहाँ पे 37 डिग्री है। ठीक है, और इन दोनों का जब योग कर रहे हैं यानी कि 53 डिग्री प्लस 37 डिग्री कर रहे हैं तो ये बराबर आ जा रहा है 90 डिग्री के, और यहाँ पे साइन और कॉस है। तो ये बात याद रखिएगा, साइन कॉस क्रम वाला साइन कॉस
बट्टा में दिया रहा है और योग 90 डिग्री आ रहा हो तो उसका आंसर सीधे 1 होता है। ठीक है, कट के। ठीक है, अच्छा वहीं अगर साइन कॉस हो गया, अगर वहीं दिया रहा है टैन कॉट दिया रहा है, उसका भी योग का मान यानी कि कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा हो तो उसका भी आंसर 1 होगा। इसको बनाते कैसे हैं तो वो देख लीजिए लोग। आप लोग को मालूम है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ऊपर वाले को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना है 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। और इधर बट्टा में कॉस 37 डिग्री है तो कॉस 37 डिग्री लिखेंगे लोग। अब इसको बदल लेंगे, यानी कि ये ऊपर वाला जो कॉस है, कॉस रहेगा 90 में से 53 घटेगा तो कितना आएगा 37 डिग्री आ जाएगा, और नीचे भी कॉस 37 डिग्री है, तो इस तरीके से cos 37 से cos 37 कट के आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 में बोल रहा है सेक 54 बट्टा कॉसेक 36 माइनस tan 79 बट्टा कॉटेक 11। तो फिर वही है सेक, और सेक के बाद क्या आता है कॉस, यानी कि दोनों ऑर्डर वाला है। साइन कॉस का जोड़ा मतलब पेयर लगता है साइन कॉस के साथ, फिर tan कॉट के साथ, फिर सेक कॉसेक के साथ, तो यहां भी कटेगा तो 1 आएगा और यहां भी कटेगा तो 1 आएगा, और 1 में से 1 जब घटा लेंगे तो आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। चलिए देखिए 21 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि 21 में बोल रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो a प्लस b बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग को बताए थे कि ये बराबर कब होते हैं 45 डिग्री पे होते हैं, तो मान लीजिए ये भी 45 और ये भी 45, तो दोनों का योगफल कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। नहीं, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर यहां पे दे दिया है साइन 30 बराबर होता है कॉस 60 के, यानी कि ये दोनों कंडीशन तभी बराबर होंगे जब दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो क्या होते हैं आपस में मान बराबर होते हैं। साइन बराबर होगा कॉस के, कॉस बराबर होगा साइन के, टैन बराबर कॉट के, कॉट बराबर टैन के। ठीक है, सेक कॉसेक के, कॉसेक सेक के बराबर होता है। तो a प्लस बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं मालूम है तो वही कर लीजिए लोग, किसी एक को बदल लीजिए। देखिए अब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे लोग, दिया हुआ है tan a, तो थीटा के जगह पर a मान लेते हैं, और हम लोग को मालूम है tan a किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो cot 90 माइनस a बराबर क्या दिया है cot b के बराबर दिया है, तो यहाँ से cot से cot कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस a बराबर b। अब ये a इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 90 बराबर क्या आ जाएगा b प्लस में a, तो a प्लस b कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम लोग का आंसर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 22 की तरफ। बोल रहा है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है। तो देखिएगा मध्य बिंदु का भुज, भुज हम लोग बोलते हैं लोग x वाले मान को, तो वो निकलता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2, और कोटि y वाले को मान को, तो यानी कि y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो हम लोग से केवल क्या पूछ रहा है भुज पूछ रहा है, और भुज का मतलब x वाला होता है, तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कहां दे x1 प्लस x2 बट्टा में 2। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 23 में देखते हैं। बोल रहा है यदि बिंदु 1,0, 0,0 तथा a, b एक रैखिक हो। एक रैखिक का मतलब क्या होता है कि ये तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर हैं। अब एक ही रेखा पर है का मतलब क्या हुआ कि संरेख हो गया। अब संरेख हो गया तो इनका क्षेत्रफल क्या हो गया 0 हो गया। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं लोग 7th चैप्टर में, आप लोग पढ़े होइएगा। ये होता है 1/2 इंटू में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर ब्रैकेट बंद प्लस x2 फिर ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर ब्रैकेट बंद फिर प्लस में x3 फिर ब्रैकेट में y1 माइनस का y2। ठीक है, कुछ ऐसे करके आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहां मान रख देंगे लोग 1/2 ये ब्रैकेट में x1 कौन हो जाएगा, तो पहले बिंदु में x वाले मान को x1 बोलते हैं, तो 1 आ गया, तो x1 की जगह पे 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 यहाँ पे 0 और y3 यहाँ पे b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस b फिर ब्रैकेट बंद प्लस में x2 कौन होता है ये वाला पार्ट, यानी कि दूसरे बिंदु का पहला मान, तो ये x2 क्या है 0, तो ये 0 है, और y3 कितना दिया हुआ y3 b दिया है, माइनस y1 कहाँ है y1 दिया है यहाँ पे 2, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस में 2, b माइनस का 2 फिर प्लस में x3 में क्या दिया है a दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लोग a फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 कितना है y1 है यहाँ पे 2
और y2 कितना है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस में 0, और ये पूरा का पूरा बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल ये तो एक रैखिक है, संरेख है, और संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे मान निकालेंगे लोग, तो ये 1/, ये जो 2 है 1/2 है, ये इधर गुणा में है, उधर जाके 0 के साथ मिलकर 0 बन गया, तो ये तो हट ही गया। अब यहाँ पे बच गया 1 में जब इधर गुणा करेंगे तो केवल माइनस का b रह जाएगा, फिर यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म 0 से गुणा होकर 0 बन जाएगा, तो ये प्लस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जब गुणा करेंगे लोग, तो ये तो 0 है हम लोग का, ये वाला तो 0 है, a में 2 से गुणा होगा तो प्लस का केवल क्या आएगा 2a, और इधर बराबर में 0, तो यहाँ पे ये b इधर माइनस में है, उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब 2a बराबर क्या आ गया b आ रहा है, ये संबंध आ रहा है। तो 2a बराबर b या b बराबर 2a, देख लेते हैं किस ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है 2a बराबर b, 2a बराबर b, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1,3 तथा 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु का निर्णापक बताना है। मतलब एक रेखाखंड है जिसमें एक है 1:3, मतलब 1,3 एक बिंदु का निर्देशांक है और एक बिंदु का निर्देशांक है 4,6। अब इसको बोल रहा है कोई एक बिंदु है जो इसको विभाजित कर रहा है 2:1 के अनुपात, मतलब इधर वाला 2 और इधर वाला 1, तो इस बिंदु का हम लोग को निर्देशांक बताना है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, तो इसको कैसे निकालते हैं लोग, मालूम है कि इसको हम लोग m1 कर देते हैं, इसको हम लोग m2 कर देते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का तो मालूम ही है, ये इधर x1 y1 हो जाता है, ये हम लोग का x2 y2 हो जाता है। तो बस इसी पे एक फॉर्मूला आता है क्या, कि अगर x का मान निकालना है यानी कि इसका नियामक निकालना है, तो x का वैल्यू निकलता है m2, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लोग, m2x2 प्लस, इधर ही तो ये m1 है ना, सॉरी ये m2x2 नहीं होता है, यहाँ पे m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, बट्टा में हो जाता है m1 प्लस m2। ठीक है, और y का जो निर्देशांक निकलता है वो कैसे निकलता है, y का भी वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं लोग, m2y1 और फिर m1y2, यानी कि m2y1 प्लस m1y2, और बट्टा में यहां पर भी होता है m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसका निकाल लेते हैं लोग। x में m1 का मान कितना है 1, m1 का मान कितना है 2 है, तो 2 रख दिए, गुणा में x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिए, प्लस m2 का मान 1, x1 का मान है 1, बट्टा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 1, कॉमा इधर रखेंगे तो m2 का मान कितना आ जाएगा, m2 का मान हम लोग का 1 दिया हुआ है, तो 1 गुणा में y1 का मान ये वाला हो जाएगा 3, तो 1 गुणा में 3 प्लस m1 की जगह पे 2 गुणा में y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और बट्टा में वही m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 8 प्लस में 1 ये हो जाएगा 9 बट्टा में 3, कट के आएगा 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 12, 12 3 15 बट्टा में 3, इसको काट देंगे तो आएगा 5। तो इसका मतलब उस बिंदु का निर्देशांक क्या आया 3,5, तो 3,5 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, अगले क्वेश्चन में देखते हैं लोग 25वां क्वेश्चन को। तो बोल रहा है 0,12, 0,0 तथा 5,0 शीर्षों वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है इनका परिमाप निकालना है, तो परिमाप कैसे निकालेंगे, पहले जो मान दिया उसको उसके अनुसार चित्र देख लेते हैं लोग समझने के लिए। ये हम लोग का मालूम है, ये हम लोग का x, ये x डैश, ये ऊपर वाला y, नीचे वाला y डैश। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 0,12, पहला जो बिंदु दिया है 0,12, तो 0,12 का मतलब क्या हुआ, बाद वाला y होता है, तो मतलब y में यहाँ पे कहीं है x के मान पे 0 है, तो यहाँ का मान ये इस बिंदु का निर्देशांक दिया है 0,12। ठीक है, जो कि बिंदु यहां पर है 0,12 बोल रहा है। अब देखिएगा इस बिंदु का जो निर्देशांक है, इस वाले बिंदु का जो निर्देशांक है, इस वाले बिंदु का वो तो 0,12 है। दूसरा आगे क्या बोल रहा है, आगे जो है वो 0,0 है, तो अगला जो बिंदु है वो यहाँ पे है 0,0 मूल बिंदु पे है। और फिर तीसरा बिंदु क्या बोल रहा है 5,0, तो x में मान दिया है, तो यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं लोग ये जो बिंदु है वो 5,0 है, तो ये त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है,
समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें इस वाली भुजा का मान देखिएगा, ये बोल रहा है 0,12 है तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो बिंदु है वो 5,0 है, तो यही ना एक्स अक्ष है, ये इसका मान 5 हो गया और वाई में तो कुछ गया ही नहीं है। तो अब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप के लिए क्या मालूम है, तीनों भुजाओं का योग, तो एक भुजा तो 12 है, दूसरी भुजा 5 है, तीसरी भुजा का मान नहीं मालूम है, तो उसको निकालेंगे लोग। और ये तीसरी भुजा क्या है, कर्ण है, और मालूम है कर्ण का मान कैसे निकलता है, √h² b² प्लस p²। तो ये p 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा, ये बन जाएगा 169, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो मतलब ये जो AC है इसका मान 13 आ गया। अब परिमाप पूछ रहा है तो इनको जोड़ देंगे लोग, तो क्या आ जाएगा, 13 5 18, 18 2 20 10 30। तो इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, सॉरी परिमाप कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका क्षेत्र, इस त्रिभुज का परिमाप 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 26 की तरफ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या बोल रहे हैं, यदि त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है तो वह त्रिभुज है। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, विपरीत भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये वाला मान इस मान के बराबर है, तो वो त्रिभुज होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कोण समद्विभाजक का ये गुण होता है। कोण समद्विभाजक प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े होइएगा 9th क्लास में भी, ठीक है। तो कोण समद्विभाजक का गुण क्या होता है कि अगर कोण समद्विभाजक वाली जो भुजा है वो अपने विपरीत भुजा को बराबर अनुपात में बांट रही है, कोण समद्विभाजक की जो भुजा है विपरीत अनुपात को बराबर अनुपात में बांट रही है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, इन्हीं के बराबर होगा। मतलब अगर नाम रखें ABC और यहाँ पे रख ले D, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो AB बट्टा में ये जो AC है ये बराबर हो जाएगा BD बट्टा में DC के बराबर होगा। ये होता है कोण समद्विभाजक का गुण, ठीक है। तो इसी के आधार पे ये दोनों भुजाओं का अनुपात कब बराबर होगा, जब ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए, ये भुजा भले ही कोई भी हो, मतलब अगर ये इस भुजा का मान 5 है तो इस भुजा का भी मान 5 होना चाहिए, ये भुजा का मान कोई भी हो। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों भुजाएं तो बराबर आई, तो जब दो भुजाएं बराबर आई तो मतलब ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया, लेकिन समबाहु त्रिभुज तो हो सकता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब तीनों भुजाएं जब बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात यानी कि जब ये कोण समद्विभाजक करेगा तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी आंसर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज भी आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में समद्विबाहु दिया है तो सबसे पहले समद्विबाहु पे टिक करेंगे, और अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया है तो समद्विबाहु पे टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आया, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग को देना है समद्विबाहु को और सेकंड प्रायोरिटी देना है समबाहु को। तो देख लेते हैं लोग ऑप्शन में क्या दिया है, विषमबाहु त्रिभुज ये नहीं होगा, समद्विबाहु हाँ ये हो जाएगा। तो ये हम लोग ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न संख्या 27 में बोल रहा है किसी चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज कहलाती है। तो देखिएगा किसी चतुर्भुज के, तो कोई एक चतुर्भुज ले लीजिए, ये हम लोग का क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। अब इनके बोल रहा है आसन्न भुजाओं के, आसन्न भुजा का मतलब क्या हुआ, दो भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु, तो उन दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाएं, ये भुजा आसन्न है और ये भुजा आसन्न है, फिर वैसे ये भुजा आसन्न है, ये भुजा आसन्न है। तो ये जो आसन्न भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु से जो चतुर्भुज का निर्माण होगा वो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा। तो देखिएगा ये, इसको जब हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे लोग, इसको भी आगे तक बढ़ाएंगे लोग, तो ये कभी मिलेगा नहीं, कटेगा नहीं, ये भी आगे तक बढ़ाएंगे, ये भी आगे तक बढ़ाएंगे, तो ये दोनों भी आपस में कभी मिलेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। तो मतलब ये दोनों युग्म, चारों भुजाएं, ये जो चतुर्भुज है इनका आमने सामने का जो युग्म है वो क्या है, समानांतर रेखाएं मिल रही हैं, और ऐसे चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं लोग समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज, तो वो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उससे जो चतुर्भुज बनेगा वो समानांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 28 में क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के तथा सी ए बट्टा आर पी बराबर है 2/3 तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो बस इनके भुजाओं का अनुपात दिया, इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते लोग अपने सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 29 की तरफ देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AC बराबर है BC के तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC। तो हम लोग को बताना है कोण ACB क्या होगा। तो देखिए बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, इसमें क्या बोल रहा है कि AC बराबर है BC के, यानी कि ये जो AC है वो बराबर है BC के। ठीक है, तो हम लोग से पूछ रहा है AB स्क्वायर और उसके साथ साथ दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC और क्या दिया है AB स्क्वायर बराबर दिया है 2AC स्क्वायर से। तो हम लोग से पूछ रहा है कि कोण ACB बराबर क्या होगा, कोण ACB यानी कि ये वाला कोण पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिएगा इस 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं लोग AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2AC स्क्वायर वैसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो AC है वो बराबर है BC के, तो यानी कि AC की जगह पे BC भी लिखा जा सकता है। तो इसमें से हम लोग ऐसे कर सकते हैं AC स्क्वायर प्लस में इस AC की जगह पर BC लिख सकते हैं, तो BC स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे क्या आया, AB स्क्वायर बराबर आ रहा है AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर बराबर आ रहा है AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर के, यानी कि दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। और ऐसा तो हम लोगों ने किसमें पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा है। यानी कि ये जो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो वैसे ही यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगा, AB कर्ण हो जाएगा, तो AB कर्ण हो जाएगा तो कर्ण के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी 90 डिग्री। इट मीन्स जो कोण हम लोग से पूछ रहा है कोण ACB वो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो हम लोग का सही आंसर आएगा वो 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 में देखते हैं लोग। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है, BC पर D बिंदु मध्य है, इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार है कि AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC है। ठीक है, और साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण 70 डिग्री और 50 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पूछ रहा है कोण BAD का क्या होगा, कोण BAD यानी कि यहाँ पे त्रिभुज एक बना दिया ABC, इसमें एक बिंदु दे दिया यहाँ पे D और ये बिंदु D को यहाँ पे मिला दिया गया है। अब बोल रहा है कि इस त्रिभुज में इस कोण का मान 70 डिग्री है और इस कोण का मान है 50 डिग्री। तो इस कोण का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, अब इस कोण का मान हम लोग कैसे बताएंगे लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि AB जो है AB बट्टा है AC, AB बट्टा AC ये बराबर है किसके, BD बट्टा, ये बराबर है BD बट्टा DC के, ये बराबर है BD बट्टा DC के, BD बट्टा DC के। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले में पढ़े थे लोग कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब इस दोनों का अनुपात, यानी कि किसी त्रिभुज में जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात, अगर कोई एक बिंदु है बीच में ये रेखाखंड खींची हुई है और जो रेखा विभाजित हो रही है उस रेखा के अनुपात के बराबर हो जाता है तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ जब ये दोनों ही क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक मतलब मध्य बिंदु कोण समद्विभाजक होता है ये। ठीक, देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि अगर किसी त्रिभुज में इस साइड वाले भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, सामने वाला जो भुजा है वो अगर बट रहा है, कोई एक रेखा उसको बांट रही है, कोई एक बिंदु उसको बांट रही है और उन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है, तो मतलब वो जो रेखा उसको बांट रही है, उस भुजा को बांट रही है, जो BC, ये जो यहाँ पे AD है, ये जो AD है वो AD अगर BC को बांट रहा है तो ये AD क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। तब तो जाके इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर आ रहा है। तो जब इन दोनों का कोण समद्विभाजक है तो मतलब ये जिस कोण का भी मान यहाँ पे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 50 आया तो ये भी 25 ये भी 25 समद्विभाजित कर देगा।
तो हम लोग अब क्या करेंगे लोग, कोण ए का मान निकालने तो बन जाएगा। तो कोण ए का मान कैसे निकालेंगे लोग, यहाँ पे 70 डिग्री और 50 डिग्री और पहले से दे रखा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग को मालूम है कि होता है 180 डिग्री होता है। तो 7 5 तो 12, 120 तो यही हो गया, बच गया 60। तो इसका मतलब यहाँ पे कोण ए का मान कितना, 60 डिग्री आया। लेकिन हम लोग से कोण पूछ रहा है, कोण बी ए डी का मान पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे कोण बी ए डी बराबर पूछ रहा है, तो कोण बी ए डी केवल इसका मान बताना है। और हम लोग अभी देखे लो कि ये क्या है, हम लोग का कोण समद्विभाजक है, तो 60 डिग्री को समद्विभाजित कर देगा, तो मतलब कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उस क्वेश्चन नंबर को आप लोग कमेंट में डाल दीजिए लोग कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया है। उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो भी आप लोग का डाउट और बचा रहेगा उसको अलग से वीडियो में, एक 5-10 मिनट के वीडियो में मैं बना के भेज दूंगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन कराना था, प्लस में टाइम का भी ध्यान रखना था, तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा ज्यादा जल्दी कर दिया हूं। तो जहां पे नहीं समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा लोग कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ में आया है, उसको मैं फिर से एक अलग वीडियो में बना के डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। चलिए।